मैं राजेश्वर कुमार विश्वकर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर TNA TTC हरिगांव आरा। मैं आज आप लोगों को पाठ्य योजना के बारे में बतलाऊंगा कि पाठ्य योजना क्या होती है। यानी पाठ्य योजना के स्टेप्स क्या हैं, कैसे मतलब पाठ्य योजना बनाई जाती है। तो जिसमें सबसे पहले जो विद्यालय है, यानी जिस विद्यालय में हम शिक्षण अभ्यास कर रहे होते हैं, उस विद्यालय के डिटेल्स होते हैं। यानी कि विद्यालय का नाम, यानी जहां आप शिक्षण अभ्यास कर रहे हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है ASVMIC शहीद गांव चंदौली। फिर उसके बाद छात्राध्यापक का नाम, जो भी छात्राध्यापक शिक्षण अभ्यास कर रहा है उसका नाम लिखा जाता है। फिर उसके बाद दिनांक है, कक्षा है, कालांश है, विषय है, फिर उसके बाद उप विषय है, और उसके बाद प्रकरण है और समयावधि है। तो प्रकरण क्या है? आज का जो प्रकरण है वो ये है कि आदर्श नागरिक के गुण। तो आदर्श नागरिक के गुण प्रकरण ये है। अब प्रकरण के बाद जैसे ही हम अगला स्टेप आता है वो सामान्य उद्देश्य का, यानी उद्देश्यों का स्टेप आता है। तो उद्देश्यों में हम मुख्य रूप से उसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक सामान्य उद्देश्य और दूसरा विशिष्ट उद्देश्य। यानी सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत क्या है, तो इसमें जो है कि विद्यार्थियों का, यानी इस आदर्श नागरिक गुण की जो टॉपिक है उसके अनुसार जो है इसमें है विद्यार्थियों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक पक्ष का ज्ञान कराते हुए हुए योग्य नागरिक बनाने के लिए तैयार करना। फिर उसके बाद है विद्यार्थियों में यथाशक्ति सत्य बोध, न्याय, समानता, भ्रातृत्व, सहकारिता तथा सेवा भावना को जागृत करना। उसके बाद अगला जो है तीसरा जो हमारा सामान्य उद्देश्य है वो ये है कि विद्यार्थियों में सुंदर चरित्र के गुणों की वृद्धि करना। और चौथा है विद्यार्थियों में अभिव्यंजना शक्ति एवं तार्किक शक्ति को प्रोत्साहन देना, जिससे कि वे आदर्श नागरिक बन सके। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत विद्यार्थियों को आदर्श नागरिक के गुण से अवगत कराना हमारा मुख्य उद्देश्य है, यानी विशिष्ट उद्देश्य है, जो मुख्य रूप से कक्षा कक्ष में पूरा कर लिया जाता है। फिर उसके बाद सहायक सामग्री के अंतर्गत हम उन चीज़ों को रखते हैं जो मुख्य रूप से शिक्षण करने के दौरान जो है हमको सहायता प्रदान करती हैं, जिसमें पहला है हरिजन के बीच बैठे गांधी जी का चित्र। फिर उसके बाद एक अंधे व्यक्ति को राह दिखाते हुए विद्यार्थियों का चित्र। फिर उसके बाद तीसरा जो सहायक सामग्री है वह वोट डालते हुए नागरिकों का चित्र है। फिर उसके बाद अगला जो स्टेप है पूर्व ज्ञान यानी कि जो नवीन ज्ञान है, यानी कि जो हम यानी आदर्श नागरिक के गुण देना चाहते हैं, आदर्श नागरिक के गुण जो हम सिखाना चाहते हैं वह उस पे मतलब पूर्व ज्ञान जो है नवीन ज्ञान पे, पूर्व ज्ञान पे ही नवीन ज्ञान डिपेंड करता है। जिसमें फिर उसके बाद अगला है पूर्व ज्ञान के अंतर्गत हमने देखा था पूर्व ज्ञान क्या है कि विद्यार्थी नागरिक के बारे में सामान्य जानकारी, यानी नागरिक शास्त्र के बारे में वो सामान्य जानकारी रखते हैं। तो वो पूर्व ज्ञान से ही हमारा प्रश्न बनता है, जो प्रस्तावना का प्रश्न होता है वो पूर्व ज्ञान से ही बनता है। तो प्रस्तावना का प्रश्न क्या है, जिसे मुख्य रूप से प्रस्तावना का जो पहला प्रश्न है हमारे देश का क्या नाम है, तो इसमें संभावित उत्तर यानी कि जो विद्यार्थियों द्वारा जो उत्तर दिया जाएगा वो भारतवर्ष। फिर भारतवर्ष जो है उसी से हमारा दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि भारतवर्ष में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली है। अब प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली से हमारा तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में मौलिक अधिकार किन किन लोगों को प्राप्त होते हैं, तो वहाँ क्या किसको होगा, नागरिकों को। ठीक है, अब जब ये हमारा प्रकरण निकल के सामने आ जाएगा कि नागरिकों को, तो उसके बाद जो है हम उद्देश्य कथन कहेंगे, यानी कि हम आज क्या सीखने वाले हैं। तो उद्देश्य कथन जो मुख्य रूप से जो भी शिक्षण अभ्यास कर रहा है उस व्यक्ति यानी उस प्रशिक्षु के द्वारा उद्देश्य कथन कहा जाता है कि बच्चों आज हम लोग आदर्श नागरिक के गुणों के विषय में अध्ययन करेंगे। अब उसके बाद जो है हमारा स्टेप बदल जाता है, जिसमें पहले की स्थिति है कि सबसे पहले है, अब उसके बाद अगला स्टेप है प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत जैसे बनाते हुए हैं शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया और उसके बाद छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य, ये स्टेप बना लेते हैं। अब शिक्षण बिंदु में क्या लिखेंगे, शिक्षण बिंदु यानी कि मुख्य रूप से है कि आदर्श नागरिक के मुख्य गुण है। अब छात्राध्यापक क्रिया यानी जो छात्राध्यापक या प्रशिक्षु जो है वो क्या
देता है। तो इसके बारे में जो भी आदर्श नागरिक के गुण हैं, यानी एक आदर्श नागरिक में क्या क्या गुण होने चाहिए, वो चीज़ें क्या है एक्सप्लेन करता है, यानी प्रस्तुत करता है या व्याख्यान माध्यम से वो प्रस्तुत करता है। तो जिसमें पहला है सुशिक्षा। पहला जो गुण है उसमें व्याख्या कर रहा है कि सुशिक्षा, यानी आदर्श नागरिक का प्रथम गुण सुशिक्षा होना है। बिना शिक्षा के कोई भी व्यक्ति अच्छा नागरिक नहीं बन सकता है। अतः आदर्श नागरिक के लिए सुशिक्षित होना उतना ही आवश्यक है जितना शरीर के लिए भोजन तथा जल। शिक्षा के द्वारा ही वह सत्य असत्य, वास्तविक एवं प्रचार में अंतर समझते हुए अंधविश्वासों तथा निरर्थक परंपराओं का उचित विश्लेषण करके अपने जीवन में आने वाली समस्याओं के विषयों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर अपना निजी निर्णय ले सकेगा तथा हर प्रकार की समस्याओं को आसानी से सुलझा सकेगा। अगर वो शिक्षित नहीं होगा तो ऐसा वो नहीं कर सकता है। अब ये है जो छात्र क्रिया में क्या है, छात्र ध्यानपूर्वक छात्राध्यापक की बातों को सुन रहे हैं, यानी कि जो वह एक्सप्लेन कर रहा है उसको अब सुन रहे हैं। अब उसके बाद श्यामपट्ट कार्य में आदर्श नागरिक के गुण, यानी ये चीज़ें जो है वह मुख्य रूप से श्यामपट्ट पे लिखी जाएगी। ठीक है। उसके बाद सुशिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य। फिर अगला जो गुण है उसके अंतर्गत मुख्य रूप से उत्तम स्वास्थ्य, यानी कि जब तक व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा तब तक वह आदर्श नागरिक का गुण नहीं निभा सकता, यानी आदर्श नागरिक नहीं बन सकता है। आदर्श नागरिक को स्वास्थ्य होना चाहिए, यानी उसको स्वस्थ होना चाहिए। जो व्यक्ति सदैव रोगी रहता है वह न तो अपने जीवन का आनंद ले सकता है और न ही राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता है। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है जो शिक्षण बिंदु है, शिक्षण बिंदु सेम हमारा वही रहेगा। फिर उसके बाद जो अगला जो गुण है, यानी गुण है समानता की भावना जागृत करना। एक आदर्श नागरिक का मुख्य गुण यह है कि वह लोगों में समानता की भावना को जागृत करे, क्योंकि हम सब एक ही ईश्वर की संतान है। इसलिए प्रत्येक नागरिक के प्रति समान व्यवहार करना चाहिए तथा दूसरों को भी समानता के प्रति सजग एवं जागरूक बनाना चाहिए। ये मुख्य रूप से ये तीसरा आदर्श नागरिक गुण है। और छात्राध्यापक क्रिया में वही चीज़ें रहेंगी कि छात्र ध्यानपूर्वक छात्राध्यापक की बातों को क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, गेन कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये जो श्यामपट्ट कार्य है वो श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत समानता की भावना को जागृत करना, समाज सेवा, फिर उसके बाद दलबंदी से दूर रहना। तो समाज सेवा के अंतर्गत देखते हैं। समाज सेवा के अंतर्गत ये है कि एक आदर्श नागरिक का यह गुण है कि उसे मानवता से परिचित होना चाहिए तथा समाज में असहाय कमज़ोर लोगों की मदद करनी चाहिए और सेवा की भावना से ओतप्रोत होना चाहिए, क्योंकि जीवन का सच्चा अर्थ ही दूसरों की सेवा तथा मदद करना है। फिर उसके बाद आदर्श नागरिक का जो पांचवा गुण है वो ये है कि दलबंदी से दूर रहना। एक आदर्श नागरिक में यह गुण अवश्य होना चाहिए कि वह दलबंदियों से दूर रहे, यानी किसी एक दल में रहते हुए वह उचित या अनुचित की जो बातें हैं उसमें जो डिफरेंस है वो न कर सके। यानी उसको एक दल में नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने जो मतों का जो प्रयोग है उचित प्रकार से करे और जो कि राष्ट्र की उन्नति में हो और सच्ची सरकार के निर्माण में हो। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये प्रस्तुतिकरण है। अब प्रस्तुतिकरण के बाद मुख्य रूप से जो बात आती है वह मूल्यांकन के प्रश्न की आती है, यानी कैसे हमारे जो छात्र कितना गेन किए, यानी कितना सीखा, या हमारा जो पढ़ाया हुआ जो तथ्य है वो कितना प्रभावी रहा, या कैसे हमने मतलब कि जो सीखने का जो है कितनी मात्रा छात्र ने अपना लिया, यानी कितनी मात्रा में उन्होंने लिया, इसको हम देखते हैं। जिसमें मूल्यांकन के प्रश्न के अंतर्गत यानी उसका मूल्यांकन करते हैं। तो हम जो प्रश्न करेंगे कि एक आदर्श नागरिक में किस प्रकार के गुणों का होना चाहिए, तो अब ये जो छात्र हैं वो उत्तर देंगे। फिर उसके बाद दूसरा जो प्रश्न है हमारा कि एक आदर्श नागरिक को मत का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए। ठीक है, तो अब जो भी है, जो जैसे कि हमने मत के बारे में पढ़ाया है तो वो छात्र उत्तर देंगे। फिर उसके बाद एक आदर्श नागरिक में किन किन गुणों का समावेश होना चाहिए,
उसमें फिर उसके बाद वो और अंतिम जो स्टेप आता है, यानी एक पाठ्य योजना का जो अंतिम स्टेप आता है वो है आपका गृह कार्य। गृह कार्य हम देते हैं कि जो बालक है वह मुख्य रूप से कितना गेन किया है उसको अभ्यास के द्वारा वो और ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सके, जिसमें आदर्श नागरिक के गुणों में किन किन गुणों का होना आवश्यक है लिखकर लाना है छात्रों को। ठीक है, ओके, धन्यवाद।